साहित्यिक विमर्श में आज हम एक रचनाकार, कवि, लेखक और उपन्यासकार, नाटककार रामकिशोर मेहता के रचना पर और कुछ उनकी रचनाओं का पाठ करते हुए परिचय कराएंगे। उन्होंने कई विधाओं पर काम किया है। ऐसे कलम के धनी का परिचय पालें। पहले आप 20/9/1947 को यूपी में बुलंदशहर जनपद के गांव बड़ा बाजीपुर में पैदा हुए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आयुध निर्माण में 4 साल तक सुपरवाइजर रहे और फिर आप प्रथम श्रेणी की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अब गुजरात अहमदाबाद में वास कर रहे हैं, लेकिन कलम चलाते हैं। प्रेमचंद की जयंती है आज, और आज हम याद कर रहे हैं कि ऐसे ही कलम के धनी रामकिशोर मेहता को। रामकिशोर मेहता जी का रचना संसार बहुत बड़ा है, विहंगम है। आप कवि है, 7 काव्य संग्रह आपके हैं। हम कुछ चुनिंदा कविताओं को पाठ करके सुनाएंगे। 4 नाटक संग्रह है, एकांकी संग्रह 3 है, काव्य संग्रह, व्यंग संग्रह 6 और 3 उपन्यास, समीक्षात्मक पुस्तकें 2 है और इसी में भगवत गीता का पुनर्पाठ आपने किया है। सामाजिक विषयों पर भी पुस्तकें हैं, कन्या भ्रूण हत्या, गायब होती लड़कियां। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपन्यास जिसमें पराजिता का आत्मकथ्य ये केकई के जीवन पर आधारित है। रामचरितमानस हो या रामायण, केकई को हास्य पर धकेल दिया गया, या उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, रचनाएं भी बहुत कम है। ऐसे हाशिए की महिला पात्र पर आपने कलम चलाई, पराजिता का आत्मकथ्य उपन्यास लिख करके। और इसी तरह से महाभारत की अम्बा महिला जो युद्ध करती है, भीष्म के सामने होती है, लेकिन उसका एक कारण था, प्रतिशोध का अनहद नाद नाम से एक उपन्यास लिखा, जिसमें अम्बा शाल्व को चाहती है और भीष्म अपने राजकुमारों के लिए, उन्हें राजकुमारियां चाहिए थी, तो खुद लड़कर के स्वयंवर में अंबिका, अंबालिका तीनों बहनों को उठा लाते हैं। 2 तो मान जाती है, लेकिन अम्बा विद्रोह करती है। वो कहती है कि मैं पहले से ही किसी को चाहती हूँ, तो किसी दूसरे की कैसे हो सकती है? और अगर तुम ताकत के बल पर मुझे लाए हो तो मुझे अपनी बनाकर रख सकते हो, तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा मैं शाल्व को अपना चुकी हूँ। भीष्म उसे शाल्व के पास लेके जाते हैं और शाल्व मना कर देते हैं कि जब आप इसे जीत करके ले गए, अब यह आपकी हुई, मेरी नहीं। इस तरह से अम्बा न इधर की रही न उधर की रही। अब वो भीष्म को श्राप देती है, और जब महाभारत होता है तो भीष्म के सामने आती है और भीष्म को पराजित होना पड़ता है। इस तरह की पात्र है। तो आप ऐसी महिलाओं को पात्र बनाते हैं जिन्हें हाशिए पर रखा गया भारतीय समाज में, काव्यों में, महाकाव्यों में। जिस तरह से मैथिली बुद्ध की पत्नी पर लिखते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते,
जाते तो क्या पथ बाधा ही पाते। तो मैत्रेयी गुप्त भी इसी तरह से हास्य की महिला पात्रों को, उर्मिला को उठाते हैं और यहाँ आप यही कृत्य रचनाओं के माध्यम से करते हैं। तो मैं पिघलते पात्र से और अंधेरे का समाजवाद नाम के दो संग्रहों से हैं। पिघलते पात्र से पढ़ेंगे सीधे पाकिस्तान से कविता और चुप्पी। अंधेरे का समाजवाद से पढ़ेंगे ईश्वर, अंधेरे का समाजवाद या फिर औचित्य, अफवाह, प्रतीक। तो पिघलते पात्र से हम देखते हैं सीधे पाकिस्तान से। सीधे पाकिस्तान से इसलिए कि अभी सिंदूर ऑपरेशन पीएम मोदी ने किया और संसद में जिसकी गूंज अनुगूंज सुनाई दे रही है। आप गुजरात से मुख्यमंत्री रहे और ये कवि भी गुजरात से हैं। क्या लिखते हैं? पाकिस्तान की आवाम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जाहिर सी बात है, कौन कह रहा है बिना किसी लाग लपेट के कि यहाँ मेरे मन में, मेरे देश की जनता के मन में कुछ भी नहीं है तुम्हारे खिलाफ। यानी जनता जनता से बात कर रही है। शासक पूरे देश पर युद्ध थोपता है अपनी छवि सुधारने के लिए, एक प्रपंच रचता है। लेकिन एक जनता क्या कहती है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे खिलाफ। हम जानते हैं कि आम जनता का इसमें कोई खेल नहीं है। वह कभी ऐसे खेल खेलती भी नहीं। हाँ, यह खेल खेलते हैं देश के नेता, आम जनता के नाम पर, देश के नाम पर। यह कितनी बड़ी विडंबना है। देश का नाम लिया जाता है, राष्ट्र का नाम लिया जाता है और अपनी ही छवि सुधारी जाती है। ये कविता बहुत पहले लिखी गई और आज संसद में यही आवाज़ उठ रही है पाकिस्तान को लेकर के, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के, देश के नाम पर, उसकी सुरक्षा के नाम पर। और करते हैं सुरक्षित केवल अपने आप को। याद नहीं आती निराला सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता राजे ने रखवाली की? कुछ उसी तर्ज पर वो राजतंत्र में लिखी गई कविता थी। और ये लोकतंत्र में भारत पाकिस्तान अगल बगल में रहते हैं और बार बार लड़ते हैं। शासक अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपनी हरकतों को दबाने के लिए, लोग, जनता हमारे खिलाफ ना हो जाए, इसके लिए केवल अपने आप को। पर क्या वे रह पाते हैं सुरक्षित? फिर भी नंगे हो जाते हैं। संसद में जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब कितने पीछे और अतीत में जाकर के देते हैं। ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कि ये कविता बहुत ही मौजू है वर्तमान दौर के लिए। मुझे लगता है कि अन्य कविताओं को या तो छोड़ दिया जाए, इसी कविता को पाठ किया जाना ज़्यादा उचित रहेगा। कितनी समसामयिक है ये कविता, जिसमें राम किशोर मेहता जी जो कहना चाहते हैं जनता समझ सकती है, वे रह पाते हैं सुरक्षित। ये प्रश्न हो सकता है और उसका उत्तर हो सकता है हाँ या ना, कुछ भी। पर जब सवाल जनता की सुरक्षा का हो तो उत्तर केवल एक ही होता है, ना। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं, तुम भी अनुभव करते होंगे अपने आप को असुरक्षित। तुम्हारे देश पाकिस्तान से आए थे, सर पर कफन बांधकर 10 फिदायीन हमारी स्वर्ण नगरी में और कर गए 200 से अधिक हत्याएं, 300 से अधिक घायल। ये पुराने घटनाक्रम पर केंद्रित होकर के कह रहे हैं और उनका सच हम हर तरीके से बताते हैं। तुम्हारे नेता, अब हम तुम्हारे 10% जरदारी साहब तो फौज की धमकियों के सामने थर थर काँपते, गिलानी साहब से यह उम्मीद नहीं करते कि वे सच को देखेंगे। जनरल अशफाक कयानी और उसकी सेना का तो अस्तित्व टिका है भारत से दुश्मनी के आधार पर। हम मियाँ शरीफ से भी इतनी शराफत की उम्मीद नहीं करते कि वे राजनीति से ज़्यादा कुछ सच के सबूत दे पाएंगे अपने घर में। अब तक तो तुम्हें भी समझ में आ चुका होगा कि क्यों अपने अस्तित्व से 60 साल के आधे अधिक तुम्हें गंवाने पड़े।
फौजी बूटों पे लगे कि क्यों तुम्हारे प्रजातंत्र का हर बार खून हुआ। कविता लंबी है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। अंतिम पेज पे देखते हैं, अंतिम पैरा। हमें मालूम है, हमें मालूम है पाकिस्तान के आवाम कि तुम आतंकवादी नहीं हो। किसी भी देश की आम जनता आतंकवादी नहीं हो सकती। पर सच यह है कि आम जनता के पूतों को ही निगलता है आतंकवाद और युद्ध। और सच यह भी है कि तुम्हें ज़रूर मिलेगी सज़ा उन गुनाहों की जो तुमने किए नहीं। जनता जनता से रूबरू कि तुमने जो गुनाह नहीं किया, तुम्हारे नेताओं ने किया है, लेकिन सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन गाजा पट्टी में इजराइल कहर ढा रहा है। आम जनता उसमें पिस रही है। नेता अपनी मूंछ को ऊंची रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। यही तो कभी कहना चाहता है पाकिस्तानी जनता के बहाने से उन गुनाहों की जो तुमने किए ही नहीं। पर तुम जिनके तमाशबीन थे, इसलिए तुमसे मेरा ये सवाल है कि कब तक हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठे रहोगे? तुम कब तक सहते रहोगे? तुम अपने इन भ्रष्ट और निकम्बे नेताओं और फौजी तानाशाहों को आखिर ये चुप कब तक, कब तक? इस तरह से पाकिस्तान पर लिखी आम जनता की आवाज़, आम जनता के लिए अंधेरे के समाजवाद से एक औचित्य पर कविता है। और छोटी सी कविता, इसी के साथ इस पाठ को बंद किया जाएगा। औचित्य ये भी महाभारत के एक पात्र पर है। हम आज तक नहीं समझ पाए एकलव्य। एकलव्य महाभारत का एक ऐसा पात्र है। और देश में इस वक्त आदिवासी भी हाशिए पर है। लगातार सदियों से महाभारत के पात्र के माध्यम से समझ सकते हैं औचित्य। हम आज तक नहीं समझ पाए एकलव्य कि क्यों आवश्यक था तुम्हारे लिए द्रोण की प्रतिमा के चरणों में बैठ शर संधान करना। ये सवाल है। सच सच बताना कि कहीं ये कोई गढ़ा हुआ मिथक तो नहीं था जिसमें छिपाई गई थी राजतंत्र द्वारा तुम्हारा अंगूठा काट ले जाने की बर्बरता गुरु दक्षिणा के नाम पर। कितने स्पष्टता के साथ एक मिथक को जो जनता के बीच में एक परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर बिठा दिया जाता, ब्रेन वॉश कर दिया जाता। मंदिरों में जाकर के अपनी आकांक्षाओं को थोपते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। अकर्मण्यता। एकलव्य जब मेहनती था, लगनशील था, तो मूर्ति की जरूरत थी क्या? लेकिन नहीं, एक मिथक ये भी करना था। इसी तरह की अफवाह, राजनीति कैसे अफवाहें उड़ाती है और जनता उस बहकाव में कैसे कराते हैं। देखिए, अफवाह चंद शब्दों की कविता है। झूठ के पांव नहीं होते और नहीं होती है उसके नीचे जमीन, इसलिए वह चलता नहीं उड़ता है। कोई शासक झूठ बोलकर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और गरीब जनता इस अफवाह में भी आ जाती है। फिर कह दिया जाता है कि देश असुरक्षित है। जनता इस बहकाव में भी आ जाती है। तो कह दिया जाता है कि देश असुरक्षित है, हिंदू असुरक्षित है। पहले जनता को जनता के सामने खड़ा करके कह दिया जाता है कि देश असुरक्षित है, धर्म असुरक्षित है। फिर कह दिया जाता है कि एक जात दूसरी जात के सामने असुरक्षित है। कभी नहीं कहता नेता कि नेता की सीट असुरक्षित है। पहलगाम हुआ, कई दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए। सिंदूर ऑपरेशन हुआ। सिंदूर ऑपरेशन के घटनाक्रम के बाद संसद सत्र चल रहा है। इसमें सच्चाई सामने आती है कि क्या सिंदूर ऑपरेशन प्रपंच नहीं था,
ट्रंप सीज फायर करता है, उसका जवाब क्यों नहीं आता? लोकतंत्र में जनता, मीडिया, विपक्ष। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है। वो मीडिया की ड्यूटी बनती है कि वो सत्ता से सवाल करेगा। कहीं विपक्ष तो सवाल करता ही है, लेकिन संसद में हम देखते हैं कि वे चाहते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया बनकर के हमारा गुणगान करे, विपक्ष भी यही काम करे। ये राजनीति का रसाता लोकतंत्र का, जिसमें मीडिया स्वतंत्र नहीं रह सका। लोकतंत्र के चारों स्तंभ में एक ही स्तंभ सुरक्षित, इसलिए कि सत्ता बनाए रखनी है। तो हम देख रहे थे राम किशोर मेहता, जो गुजरात से हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, सर्विस से सेवानिवृत्त हुए, 78 साल के हैं और देश भ्रमण, प्रदेश भ्रमण करते हैं। चुप नहीं बैठते, कविता लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और पाकिस्तान की जनता, भारत की जनता बनकर के पाकिस्तान की जनता को नेता की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अफवाह किस तरह से उड़ाई जाती है ये बताते हैं। स्त्रियों की आवाज़ बनने के लिए महाभारत, रामचरितमानस, कैकेयी जैसी महिला जिसको इस कदर अपमानित किया गया या हाशिए पर डाला गया, सारा दोष उसी पर मढ़ दिया गया, उसका बेटा भरत भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। शायद ही कोई महिला होगी जो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखती है। कोई महिला कैकेयी नाम नहीं रखती। और आश्चर्य की बात तो ये कि सीता नाम से भी महिला अपनी बेटी का नाम नहीं रखती। बिहार में सीता या नेपाल में सीता नाम, या वहाँ पर राम को लेकर के कैसे गीत भजन बने हैं कि अगर राम सीता को गर्भवती होते हुए जंगल छोड़ देते हैं। ये सवाल आज भी बिहार के लोकगीतों में महिला की जुबान पर है, लोकगीतों में। तो ये थे रामकिशोर मेहता, बड़े रचनाकार, लगातार कलम चलाने वाले। आज प्रेमचंद की जयंती के दिन प्रेमचंद कहा करते थे कि जिस दिन मैं कलम नहीं चलाऊं, मैं कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, मैं मजदूर हूँ। जिस दिन कलम नहीं चलाऊंगा मुझे खाने का हक नहीं है। कुछ इसी तर्ज पर रामकिशोर मेहता भी लगातार रचना रहे। धन्यवाद।